Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is overall revision of एंडोफार्माकोलॉजी। एंडोफार्माकोलॉजी के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। उस चैप्टर को अभी थोड़ा सा हम इग्नोर मारेंगे। हम एंडोक्राइनोलॉजी के चैप्टर्स को देख लेते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन है, थायराइड, एंटीथायराइड, जो सिर्फ एक सफ़े से भी कम का है उसकी फार्माकोलॉजी। इसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला चैप्टर है, गोनेडल, पैनक्रियाटिक और एजेंट दैट अफेक्ट बोन मिनरल होम्योस्टेसिस। अब चैप्टर नंबर 42, इस चैप्टर में से कुछ या ना होने के बराबर सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने इस चैप्टर को छोड़ देना है। इसके पहले वाले 5 चैप्टर मेजर हैं। इस मेजर में भी कौन कौन से हैं? थायराइड, एंटीथायराइड, एड्रीनोकॉर्टिकल, गोनेडल और पैनक्रियाटिक हार्मोन। 38, 39, 40, 41 ये इसके मेजर चैप्टर्स हैं, जबकि 37 और 42 इसके माइनर चैप्टर हैं। हमने मेजर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, माइनर के ऊपर रिलेटिवली कम करना है। तो स्टार्ट करते हैं एंडो फार्माकोलॉजी की रिवीजन। छोटी सी एक ही वीडियो के अंदर पूरी एंडो फार्माकोलॉजी खत्म कर देंगे। बाकी हर एक चैप्टर की रिस्पेक्टिव वीडियोस आएगी रिवीजन वाली, लेकिन वो हम बिग कैट संग से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बिग से में फेमिलियरिटी हो जाए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बिग पढ़ने में हमें अजाब लगता है, मौत आती है, लेकिन अगर हम ये वीडियोस को यूज़ कर लेंगे, अगर आप ये वीडियोस देख लोगे बिग कैटसंग वाली, तो फिर आपको बिग कैटसंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस वीडियोस के अंदर मैं उन पॉइंट्स को बार बार अंडरलाइन करवाऊँगा जो मिनी के अंदर नहीं लिखे हुए, जिसको आपने मिनी के ऊपर पेस्ट करना है। तो वो आपको फुल पैकेज फार्माकोलॉजी प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि यूएचएस की रिकमेंडेड बुक बिग कैटसंग है, मिनी कैटसंग नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। तो पहला चैप्टर है हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन। इस चैप्टर के अंदर आपने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों के हार्मोन्स की बात करनी है। आपको पता है कि पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर आपने हाइपोथैलेमिक, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पिट्यूटरी खुद ही प्रोड्यूस करता होता है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पिट्यूटरी सीक्रेट करता होता है, प्रोड्यूस नहीं करता होता। इनके प्रोडक्शन होती है हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस के अंदर, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के ऊपर। अगर आपने एंडोफिजियोलॉजी पढ़नी है तो आपने इस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाना होगा, फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। वहाँ पे चले जाओगे, वहाँ पे आपको एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी की वीडियोस मिल जाएगी। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरी फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 37 का नाम है हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन। इसके अंदर आपने हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देखने। हाइपोथैलेमस का वो वाला हार्मोन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना है, उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लेकिन इस चैप्टर या इस हार्मोन का जो जिक्र होगा वो चैप्टर नंबर 39 और 40 में भी डिस्कस होगा, जिसको बोलते हैं गोनेडल हार्मोन्स एंड इनहिबिटर्स। तो हाइपोथैलेमस का एक ही हार्मोन हमने मेजर पढ़ना है, लेकिन हाइपोथैलेमस के और भी हार्मोन्स होते हैं, टीएसएच, लेकिन उसको आपने थायराइड वाले में पढ़ना है, एसीटीएच उसको आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाले में पढ़ना है, ठीक हो गया। ये आपने वहाँ से पढ़ लेनी है। तो हाइपोथैलेमस का एक ही हार्मोन पढ़ना है, वह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोप्स के ऊपर जाके काम करना है और वहाँ से गोनाडोट्रोपिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करना है। तो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, जो एगोनिस्ट होते हैं उसके अंदर एग्जांपल आती है गोनाड्रेलिन की, जबकि एंटागोनिस्ट एक्शन के अंदर आते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। हम एगोनिस्ट को एंटागोनिस्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। बस फर्क क्या होगा कि अगर आपने एगोनिस्ट को एंटागोनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है तो फिर आपने क्या करना होगा, एगोनिस्ट को कंटिन्यूअस और आपने ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लेवल पे देना पड़ेगा, कंटिन्यूअस देना पड़ेगा। लेकिन अगर पल्सेटाइल मैनर में दे तो वही एगोनिस्ट गोनाडोट्रोपिन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, लेकिन वही एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट बन जाएगा जब आप कंटिन्यूअस फॉर्म में दोगे, साइक्लिकल पल्सेटाइल फॉर्म में नहीं दोगे। बाकी गोनाडोट्रोपिन के रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है जिसमें गैनिडेलिक्स आता है, जबकि एगोनिस्ट के अंदर लियोप्रोलाइड आता है। तो ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन हो गया। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन या आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, या इसको हम बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पे होते हैं, वो तो हम इसको वहाँ से देख लेंगे जब हम देखेंगे ना फार्माकोलॉजी का फ्लो चार्ट या फार्माकोलॉजी का जो
टोटल ड्रग्स चार्ट है, तो उसमें ड्रग्स को देख लेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपने हाइपोथैलेमस के हार्मोन देखने, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स, ग्लैंडर जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है। और कौन सा आपने एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन देखना है, ग्लैंडोट्रोपिन जिसमें FSH LH आते हैं। तीसरा जो हार्मोन आपने पढ़ना है वो होगा आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन। ये 3 हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पढ़ने हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इन सब के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को देखना। लेकिन ग्लैंडोट्रोपिन के आप सिर्फ एगोनिस्ट को पढ़ोगे और प्रोलैक्टिन के सिर्फ एंटागोनिस्ट को देखोगे। आपको पता है कि प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करने वाला डोपामीन होता है, तो डोपामीन को प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो डोपामीन एगोनिस्ट जिसमें ब्रोमोक्रिप्टिन आती है, एरिकोडेल्केलाइड आती है। ठीक हो गया। इस चैप्टर के अंदर आपने ये सब चीज़ें देख लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम थायराइड एंटी थायराइड वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे 2 तरह के डिजीज होती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो के अंदर आप थायराइड हार्मोन दोगे। T4 के सिंथेटिक फॉर्म को बोलते हैं लीवोथायरोक्सिन, जबकि T3 को बोलते हैं लियोथायरोनिन। हाइपरथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए थायोमाइड्स दे सकते हैं, जिसके अंदर आती है प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथिमाजोल, आयोडाइड दे सकते हैं, क्योंकि आयोडाइड भी इनहिबिट कर सकते हैं। आयोडाइड जिस फॉर्म में देते हैं उसको बोलते हैं ल्यूगोल सोल्यूशन। बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन भी दे सकते होते हैं, और इसके साथ साथ एमिड्रियोन भी दे सकते हैं। एमिड्रियोन ये क्या है, ये क्या होती है, ये हमने एंटी एरिथमिक चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, एमिड्रियोन। ठीक हो गया। एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रीनोकॉर्टिकल एंटागोनिस्ट, इसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड 2 तरह के होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर कॉर्टिसोल, इन सब के एगोनिस्ट और इन सब के एंटागोनिस्ट आपने पढ़ने हैं। ठीक है। जबकि आपने गोनेडल हार्मोन वाले इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है सोडियम की वाटर की रिटेंशन करना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना है कि डायबिटीज़ मेलाइटस होती है 2 टाइप की, टाइप 1 और टाइप 2। उनसे के लिए आप इंसुलिन की प्रिपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास इंसुलिन की प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन सी होती है, कुछ ऐसी होती है जिन्होंने इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देना, कुछ ऐसी होती है जिनने सेंसिटिविटी को बढ़ा देना, किसी ने हमारे इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देना है, किसी ने क्या करना है, इंसुलिन, किसी ने इनक्रेटिन मॉड्यूलेटर के तौर पे काम आना है, किसी ने ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देना है। ठीक है। और किसी ने इनके सेंसिटिविटी को, मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर देना, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को। जबकि लास्ट वाला ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 42, ये काफ़ी ज़्यादा गैर अहम चैप्टर है। इसके अंदर बताते हैं कि जो बोन मिनरल होम्योस्टेसिस, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बोन की मिनरलाइजेशन को, डीमिनरलाइजेशन को, एब्जॉर्प्शन को, रिजॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें PTH आता है, विटामिन D, कैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सारे के सारे हार्मोनल। जबकि नॉन हार्मोनल के अंदर बिसफॉस्फोनेट, फ्लोराइड और कैल्सीमिमेटिक्स आती हैं। तो ये हो गया पूरी के पूरी क्या होगी, हमारी एंडोक्राइनोलॉजी ख़त्म होगी। तो हम चलते हैं फार्मा चार्ट की तरफ और वहाँ से देखते हैं ड्रग्स के नेम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पिट्यूटरी हार्मोन के। तो पिट्यूटरी हार्मोन में पहला है हाइपोथैलेमस वाला। हाइपोथैलेमस में आपको नज़र आ रहा होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग एगोनिस्ट। तो उसके अंदर ल्यूप्रोलाइड, गोनाड्रेलिन, गोसरेलिन, ब्यूसेरेलिन, हिस्ट्रेलिन, नेफिरेलिन एंड ट्रिप्टोरेलिन, इन सब के आखिर में RELIN, रेलिन आ रहा है। तो इनका आपने रेलिन से याद रखना है, लेकिन पहली वाले में रेलिन नहीं आ रहा, वह है ल्यूप्रोलाइड। तो जो ल्यूप्रोलाइड है, ल्यूप्रोलाइड इस्तेमाल होती है ओवेरियन सप्रेशन के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये एनालॉग्स है, एगोनिस्ट है, लेकिन ये एगोनिस्ट अगर कंटिन्यूस फॉर्म में दिए जाए तो ये एंटागोनिस्ट बन जाते हैं। तो ओवेरियन सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए, सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, या ब्लॉकेज ऑफ एंडोजीनस प्यूबर्टी। बाज़ों का ऐसा होता है कि ट्रांसजेंडर्स है, ट्रांसजेंडर्स का ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन से पहले इनकी एक एंडोजीनस प्यूबर्टी को ब्लॉक कर देती है ताकि एक ही प्यूबर्टी को मेंटेन किया जा सके उनके अंदर। या मेल के अंदर एडवांस प्रोस्टेट कैंसर। जबकि दूसरी जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो वह है गोनाड्रेलिन। जबकि दूसरे एनालॉग्स कौन कौन से हैं, गुसरेलिन, बुसरेलिन, हिस्ट्रेलिन, नेफिरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन। लेकिन आपने ल्यूप्रोलाइड और गोनाड्रेलिन याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर आपने मेन वाला याद रखना है गैनिरेलिक्स, लेकिन इसके साथ साथ एबिरेलिक्स, सेट्रोडेलिक्स और डीगारेलिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये किस काम आते हैं ये देख लेते हैं हम यहाँ से। तो जो ल्यूप्रोलाइड था, ल्यूप्रोलाइड कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये सिंथेटिक हार्मोन LH की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देते थे, LH की सर्ज को। तो ये भी प्री मैच्योर LH सर्ज को ब्लॉक कर देता है, प्रिवेंट कर देता है।
किसके अंदर, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन के अंदर। जो दूसरी ड्रग है सेट्रोरेलिक्स, ये भी कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि डेगारेलिक्स एबिरेलिक्स, इसका मेल के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मेल के अंदर ये एडवांस प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि मेल में प्रोस्टेट कैंसर, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कैंसर्स होते हैं ये हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हार्मोन की स्टिमुलेशन इनकी ग्रोथ को बढ़ा देती है। तो हमने बात कर ली हाइपोथैलेमस के हार्मोन की, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट किसके, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के। अब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के भी एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिर हम देखेंगे गोनाडोट्रोपिन, उसमें एफएसएच के एनालॉग्स, एलएच के एनालॉग्स, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने एफएसएच एलएच दोनों के सिक्रेशन को बढ़ा देना है, और कुछ प्रोलैक्टिन के एंटागोनिस्ट होते हैं। तो हम देखते हैं पहले ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के जो एगोनिस्ट होते हैं उसमें सोमैटोट्रोपिन और मिकासामिन। सोमैटोट्रोपिन ने बिल्कुल वही काम करना है जो ग्रोथ हार्मोन, जिसको आप कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जबकि मिकासामिन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। इनके क्लिनिकल यूजेस को देख लेते हैं। तो जो सोमैट्रोपिन है ये रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जबकि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बोलते हैं मिकासामिन। जो सोमैट्रोपिन है उसने ग्रोथ हार्मोन वाले रिसेप्टर पर जाके काम कर देना है और उसने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ा देना है। तो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा होता है कि कुछ शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाता है। शॉर्ट स्ट्रेचर के लिए कौन कौन सी कंडीशन आपने याद रखनी है, तो उसके अंदर आपने याद रखनी है ये वाली प्रेडर-विली सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नूनान सिंड्रोम। ये 3 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स हैं जिनके अंदर हाइट काफ़ी कम हो जाती है, शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाता है। तो उसके लिए आप ग्रोथ हार्मोन यूज़ करते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि रीनल फेलियर की वजह से सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो फिर सर्वाइवल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एचआईवी के अंदर जो वेस्टिंग हो जाती है मसल्स की, फैट की, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, और शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम के लिए। जबकि मिकासामिन है ये इस्तेमाल करते हैं रिप्लेसमेंट के तौर पर। जिस तरह ऊपर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के अंदर आप सोमैट्रोपिन यूज़ करते हैं, तो फिर इसके अंदर आप मिकासामिन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर साइड इफेक्ट क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्यूडो ट्यूमर, सेरिब्राई, स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस, प्रोग्रेशन ऑफ स्कोलियोसिस, एडिमा और हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। अडल्ट के अंदर पेरिफेरल एडिमा हो सकता है, माइल्जिया मसल में पेन, आर्थराल्जिया जॉइंट्स में पेन हो सकता है, और एस्फिक्सिया का वो भी रिस्क बढ़ सकता होता है। प्रेडर-विली सिंड्रोम है, क्योंकि प्रेडर-विली सिंड्रोम में पहले से ज़्यादा फैट होता है तो और ज़्यादा फैट की डेपोजिशन वगैरह देखने को मिल सकती है, और अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर स्लीप एपनिया देखने को मिलेगा। इसके बाद देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के एंटागोनिस्ट। ग्रोथ हार्मोन के जो एंटागोनिस्ट होते हैं उसमें पहला है पेगविसोमैन, दूसरा ऑक्ट्रियोटाइड, लैंडियोटाइड, ब्रोमोक्रिप्टिन। कहते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन तो प्रोलैक्टिन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर ब्रोमोक्रिप्टिन जो कि D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है तो इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा ले तो ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को भी कम से कम करवा सकता है। दूसरा सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स, जिसमें ऑक्ट्रियोटाइड, लैंडियोटाइड। तो ऑक्ट्रियोटाइड, लैंडियोटाइड बिल्कुल सोमैटोस्टैटिन जैसे है, और सोमैटोस्टैटिन ये वो हार्मोन है जिसने ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ ग्लूकागोन, इंसुलिन और गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को भी ब्लॉक कर देना है। तो अगर गैस्ट्रिन का ट्यूमर होता है गैस्ट्रिनोमा, ग्लूकोन का ट्यूमर होता है ग्लूकागोनोमा, या फिर कार्सिनॉइड का ट्यूमर होता है जो कार्सिनॉइड होता है सीरोटिनिन वाले का, या ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर होता है उसकी वजह से एक्रोमेगैली हो सकती है, तो इन सब के लिए सोमैटोस्टैटिन यूज़ करते हैं। जबकि ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर पर जाके सीधा जो बाइंड करता है वो है पेगविसोमेंट। ये ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है, ये आप एक्रोमेगैली के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन कुछ एफएसएच एनालॉग्स होते हैं, कुछ एलएच होते हैं। एक चीज़ आपने नोट करनी है, दोनों के अंदर मीनाट्रोपिन है। मीनाट्रोपिन एलएच और एफएसएच दोनों का एनालॉग है। इसके साथ साथ जो एलएच के आइसोलेटेड एनालॉग्स हैं ल्यूट्रोपिन, सीजी अल्फा और एचसीजी, कोरियो गोनाडोट्रोपिन अल्फा, ह्यूमन कोरियोनो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। जबकि एफएसएच के अंदर फोलिट्रोपिन अल्फा, फोलिट्रोपिन बीटा, यूरोफोलिट्रोपिन। अब इनके क्लिनिकल एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे पेगविसोमेंट। तो पेगविसोमेंट ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है, एक्रोमेगैली के लिए इस्तेमाल करते हैं। एफएसएच के एनालॉग्स देख लेते हैं, फोलिट्रोपिन अल्फा जो कि इस्तेमाल होता है कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ओव्यूलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है हाइपर स्टिमुलेशन, और इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी हो जाती है हाइपोगोनाडिज्म की वजह से, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि एफएसएच और एलएच इन्होंने ओव्यूलेशन करवानी होती है। फोलिट्रोपिन बीटा कहते हैं, फोलिट्रोपिन बीटा रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होती है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट साइड चेन का फर्क होता है। इसके बाद यूरोफोलिट्रोपिन है, यूरो
यूरिन से निकाला जाता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी कम होता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ने LH और FSH के लेवल को कम कर देना होता है। तो अगर ये कम हो गए तो फिर इनका लेवल ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, किसका, FSH का। मीनोट्रोपिन ये भी यूरिन से निकाली जाती है, इसके पास FSH LH एक्टिविटी दोनों होती है। जबकि जो LH एनालॉग्स हैं जिसमें मीनोट्रोपिन दोनों के अंदर है, जबकि LH के लिए जो स्पेसिफिक है ल्यूट्रोपिन, कोरियोनो गोनाडोट्रोपिन अल्फा, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, इन सब ने क्या करानी है, ओवोसाइट की मैच्योरेशन करवानी है, ओव्यूलेशन करवानी होती है, और मेल के अंदर हाइपोगोनाडिज्म को ठीक करवाना होता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और हम नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स, जिस हम पढ़ चुकी है, ल्यूप्रोलाइड, गोनाडोलिन, जबकि एंटागोनिस्ट के अंदर गैनिरेलिक्स, एबिरेलिक्स, जबकि डिगारेलिक्स, एबिरेलिक्स इस्तेमाल होती है मेल के अंदर, जबकि सिट्रोरेलिक्स, गैनिरेलिक्स ये इस्तेमाल होती है फीमेल के अंदर। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस याद करना है। तो GC है ये फीमेल के अंदर और AD है ये मेल के अंदर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे थे प्रोलैक्टिन एंटागोनिस्ट। प्रोलैक्टिन एंटागोनिस्ट के अंदर ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलिन, परगोलाइड, तीनों की तीनों क्या चीज़ है, तीनों की तीनों ये एर्गट अल्कलॉइड है। तो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के लिए इस्तेमाल होते हैं, पार्किंसन के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि पार्किंसन के अंदर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट एटोसिबान है, जो कि टोकोलिटिक है। टोकोलिटिक ऐसी कोई ड्रग होती है जिसने अबॉर्शन को या लेबर को सप्रेस करना होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करती है टोकोलिटिक। अगर आप यहाँ से देखो तो ये ड्रग यूज टू सप्रेस प्री टर्म लेबर इज कॉल्ड टोकोलिटिक। अगर आप यहाँ से देखो ADH के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को, तो एगोनिस्ट है वेजोप्रेसिन V1 V2 पे जाके काम करता होता है, डेस्मोप्रेसिन सिर्फ V2 पे जाके बाइंड करता होता है। एंटागोनिस्ट कोनिवेप्टेन, टोलवेप्टेन, कोनिवेप्टेन V1A और V2 पे बाइंड करता है, टोलवेप्टेन V2 पे जाके बाइंड करता होता है। ऑक्सीटोसिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम हेमरेज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये प्लेसेंटल ब्लड फ्लो को कम कर देता है और यूट्राइन एटोनी करवा देता है, जिसकी वजह से एंटीपार्टम और पोस्टमार्टम हेमरेज दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि टोसिबान प्री मेच्योर लेबर को ख़त्म करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, इसको टोकोलिटिक एजेंट भी बोलते हैं। डेस्मोप्रेसिन V2 एक्टिविटी होती है, तो ये पिट्यूटरी डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन माइल्ड हीमोफीलिया वल्नरेबल डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। कोनिवेप्टेन V1A और V2 दोनों को ब्लॉक करती है, तो ये हाइपोनेट्रीमिया एसोसिएटेड विद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH उसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में दो ही डिजीज़ है, हाइपो और हाइपर। हाइपो में जो चीज़ इस्तेमाल करते हो वो है आपके लिवोथायरोक्सिन और लियोथायरोनिन। जो थायरोक्सिन है इसका लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा पोटेंसी वाला हार्मोन है T3। तो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर एक डीआयोडीनेस होता है T4 को T3 में कन्वर्ट कराने वाला। हाइपो के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्या क्या साइन सिम्टम। जो स्किन का डिफरेंस होगा हाइपर के अंदर, पहले मैं हाइपो बोलूँगा फिर हाइपर बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, पहले कम वाला फिर ज़्यादा वाला। स्किन क्या होती है, हाइपोथायरॉइडिज्म में स्किन पेल होती है, कूल होती है, पफी होती है, येलोइश स्किन होती है, ठीक है। जबकि थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर, मैं इसे थायरोटॉक्सिकोसिस बोलूँगा हाइपर को, उसमें स्किन वार्म और मॉइस्ट हो जाती है, जबकि उसमें पेल कूल थी। हाइपो के अंदर कोल्ड फील होती है बंदे को, लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर स्वेटिंग और हीट इंटॉलरेंस होती है। हाइपो के अंदर ब्रेडिकार्डिया, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर टेकिकार्डिया। हम यहाँ से टेबल से देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखो थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर आपको डिस्निया फील होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, जबकि वहाँ पे आपको प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकती है, हाइपर वेंटिलेशन और CO2 रिटेंशन, इंक्रीज एपिटाइट, रिड्यूस एपिटाइट, नर्वसनेस, हाइपरकाइनेसिया, ट्रेमर थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर, और वेट लॉस भी थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर, अपर लेट की रिट्रैक्शन ये भी थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर। हम यहाँ से देख लेते हैं इनके यहाँ पर हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए ड्रग्स आप यूज़ करते हैं थायोमाइड में मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोइडासिल। अब ये करती क्या है, ये हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये थायरॉइड पेरोक्सीडेस या थायरोपेरोक्सीडेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिफिकेशन मिनिमाइज हो जाती है। दूसरी तरफ आयोडाइड दो फॉर्म में लोगे आप, एक है लियोगोल सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड और दूसरा होगा रेडियो एक्टिव आयोडीन। वैसे इसको आयोडाइड नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव के अंदर डाल दिया है। लियोगोल सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड प्लस I2 का सोल्यूशन होता है, तो ये ऑर्गेनिफिकेशन को या जिसको आयोडीनिफिकेशन कहते हैं, आयोडीनेशन कहते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, हार्मोन के रिलीज को भी ब्लॉक कर देता है आयोडाइड।
इसके साइज़ को और इसकी वेस्कुलरिटी दोनों को कम कर देता है। तो सर्जरी से पहले हम इसकी प्रिपरेशन करते होते हैं। रेडियोएक्टिव आयोडीन भी हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या करना चाहिए, ये टेक्निक करने से पहले, रेडियोएक्टिव आयोडाइड अप्लाई करने से पहले पेशेंट को यूथायरॉयड होना चाहिए या उसको बीटा ब्लॉकर यूज़ करना चाहिए। और ये प्रेगनेंसी में और नर्सिंग मदर के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो बीटा ब्लॉकर है प्रोपेनोलोल जिसमें आती है, दूसरे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। तो वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, थायराइड स्टॉर्म के लिए, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, साइनर्जिस्टिक एक्शन देखने को मिलता है। तो ये टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन और एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप ड्रग यहाँ से देख सकते हो आप, थायोमाइड, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल, आयोडाइड, ल्यूगोल सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड, रेडियोएक्टिव आयोडीन, वैसे इन्होंने भी इसमें डाला हुआ है। एनाइन इनिबिटर में थायोसियानेट और परक्लोरेट, जिन्होंने पंप को इनिबिट करना। रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर डियाट्राजोड और आयोहेक्सोल, जबकि प्रोपेनोलोल ये बीटा ब्लॉकर है। इमिड्रोन ये एंटी रेथमिक ड्रग है, लेकिन इमिड्रोन दो चीज़ें कॉज करती है, हाइपो भी और हाइपर भी। ये किस तरह से हाइपर करवाती है, ये आयोडीन इंड्यूस मैकेनिज्म से हाइपर थायरॉयडिज्म करवा देती है, ठीक है। और ये हाइपो किस तरह से करवाती है, हाइपो ये किसी इन्फ्लेमेशन वाले मैकेनिज्म से करवा सकती है, ठीक है। या फिर ये भी करवा सकती है कि ये T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं करने देती। तो T4 to T3 कन्वर्जन होती है आयोडीनेस को, तो आयोडीनेस को ब्लॉक करके ये काम करती होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड। कॉर्टिकोस्टीरॉइड में आपको मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, लेकिन यहाँ पर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट करके लिखा हुआ है। अब पहला एगोनिस्ट है, देख लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल और ट्राइम किनोलोन, या इसको हम दूसरे जो होते हैं प्रेडनिसोलोन, ये भी हम यूज़ किए जाती है। तो इनका यूज़ क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम आती है, ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, हिमाटोलॉजिकल कैंसर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था मिनरलोकॉर्टिकॉइड एगोनिस्ट, जिसमें अल्डोस्टेरोन, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, जबकि ऊपर प्रेडनिसोन इंपॉर्टेंट था। तो ये एडिसन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसके एंटागोनिस्ट में माइफप्रेस्टोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देना है। तो ये अबॉर्शन वगैरह, ठीक है। और इसके साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो अबॉर्शन करवा सकता होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बाद में आके ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ वेरी रियरली कुशिंग सिंड्रोम के लिए भी इस्तेमाल किए जाती होती है, उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्योंकि अभी हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देख लिया। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर स्पाइनोलैक्टोन, एप्लेनोलोन, जिसको आपने डायबिटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। जबकि सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर कीटोकोनाजोल आती है। और दूसरे इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, अमाइनो ग्लूटाथामाइड, मिटारोपोन, एटोमीडिएट, ये भी इनहिबिट करते हैं। तो एटोमीडिएट आपने, आई थिंक एटोमीडिएट को आपने पढ़ा होगा जनरल और या लोकल एनेस्थेटिक वाले चैप्टर में, जनरल एनेस्थेटिक वाले चैप्टर में। तो ये करते क्या है हमारे, तो ये हमारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, फंगल और मेमेलियन दोनों के। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है गोनेडल हार्मोन्स। गोनेडल हार्मोन्स में आप क्या क्या देखते हैं, गोनेडल हार्मोन्स में आप एस्ट्रोजन, फीमेल के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि मेल के अंदर आप एंड्रोजन्स देखते हैं। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है मेनली, जिसके साथ साथ दूसरे भी होते हैं, फ्लॉक्सीमेस्ट्रोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कीपियोनोइड, ऑक्जेंड्रोलोन, नैंड्रोलोन। एंटागोनिस्ट के अंदर कुछ इसके रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, जिसमें फ्लूटामाइड, अमाइड इसके एंटागोनिस्ट होते हैं। जबकि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर के अंदर फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड आते हैं। कीटोकोनाजोल इसके सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये आपने देख लेने हैं। एस्ट्रोजन के अंदर आप देखो तो उसके एगोनिस्ट आते हैं, एंटागोनिस्ट आते हैं। एगोनिस्ट में एस्ट्राडायोल, इथिनाइल एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल कीपियोनेट, जिस तरह सिपियोनेट यहाँ पे भी था, सिपियोनेट या कीपियोनेट आप जो मर्जी पढ़ लो आप, जिस तरह टेस्टोस्टेरोन सिपियोनेट था। एस्ट्रोन, डाइथाइल स्टेल्बिस्ट्रोल, मेस्ट्रोनोल। जबकि एंटागोनिस्ट के अंदर सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो किसी सिलेक्टिव टिश्यू के अंदर एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, किसी के अंदर इनहिबिट कर देते हैं। तो उसके अंदर टोमैक्सोफिन है, टोरिमाफिन है, रोलैक्सिफिन है, बेंजीडॉक्स, ठीक है। याद करना आप कि आपने जो टोमैक्सोफिन को आपने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था आपने टोमैक्सोफिन, पहले आपने माइफप्रेस्टोन पढ़ा था, लेकिन टोमैक्सोफिन अलग है इनका। एंटागोनिस्ट प्रोजेस्टिन को या प्रोजेस्टेरोन के एगोनिस्ट को देखें तो उसमें सिंथेटिक आते हैं, ओल्ड न्यूअर आते हैं। जबकि एंटागोनिस्ट के अंदर माइफप्रेस्टोन, क्योंकि माइफप्रेस्टोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को भी इनहिबिट करता है, इसका दूसरा नाम RU486 है, ठीक है। पेनक्रियाटिक हार्मोन में आपने इंसुलिन की प्रिपरेशन देखनी है और नॉन इंसुलिन प्रिपरेशन। इंसुलिन प्रिपरेशन के अंदर लिस्पिरो, अस्पार्टेट, ग्लूलिसिन है, कुछ इनहेल्ड फॉर्म में देते हैं, कुछ रेगुलर नॉन प्रोटामीन वाली फॉर्म है। प्रोटामीन याद करना कि ये हेपरिन का एंटागोनिस्ट था, ठीक है। डेटामेर, ग्लैरगिन,
या फिर डीग्लूडेक, ये लॉन्ग टर्म एक्टिंग है। नॉन इंसुलिन के अंदर आप सिक्रेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइलूरिया में आते हैं टोल ब्यूटामाइड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ क्लोरप्रोपामाइड है, एस्ट्रोहेक्सामाइड। जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर ग्लिपिजाइड, ग्लाइम्पिराइड, ग्लाइब्यूराइड आती है। जबकि मैग्लेटिनाइड एनालॉग्स के अंदर रैपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड, ये दोनों सल्फोनाइलूरिया नहीं है। बाइग्वाइनेट के अंदर मेटफॉर्मिन, थायोजोल के अंदर रोसिग्लिटाजोन और पियाग्लोटाजोन आती है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर के अंदर एक्कारबोस, मैग्लिटोल। जबकि इंक्रेटिन के अंदर जीएलपी का ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, काइक्सिनाटाइड, लिराग्लूटाइड, एल्बिग्लूटाइड, डालाग्लूटाइड। जो टाइड वाले हैं ये GLP-1 एगोनिस्ट हैं। जबकि सीटाग्लिप्टान ये वाले DPP-4 एंटागोनिस्ट, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अमाइलिन का जो एनालॉग है उसका नाम है प्रेमलिनटाइड, और ये वाइट ड्रग है जो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। किसके लिए? टाइप 1 के लिए। SGL2 इनहिबिटर, कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, इप्राग्लिफ्लोजिन। जबकि हाइपरग्लाइसीमिक ड्रग है वो ग्लूकागोन, जो कि बीटा ब्लॉकर ओवरडोज के लिए आप एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। या हाइपोग्लाइसीमिक शॉक इंसुलिनोमा की वजह से। जबकि लास्ट चैप्टर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोन होम्योस्टेसिस में हार्मोनल फैक्टर TPH का जो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं, टेरिपेटाइड, विटामिन D के जो एनालॉग्स होते हैं, कोलीकैल्सिफिरोल, एर्गोकैल्सिफिरोल, कैल्सीट्रायोल, इन सब के तो नाम सुने भी आपने, लेकिन इसके साथ डॉक्सरकैल्सिफिरोल और पेरी कैल्सीट्रायोल, कैल्सीपोट्राइन, कैल्सीटोनिन, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जिसमें रिलैक्सोफिन आती है। रिलैक्सोफिन अगर आपने ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे टोमैक्सोफिन तो आपको नज़र आ रहा होगा, टोमैक्सोफिन, इसके साथ रिलैक्सोफिन भी नज़र आ रही होगी। वापस आते हैं हम दूसरा नॉन हार्मोनल एजेंट के अंदर, रैनकल इनहिबिटर, जिसमें एंटीबायोटिक डिनोसिमाब इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम एमिटी के अंदर सीना कैल्साइड यूज़ करते हैं। जबकि बिसफॉस्फेनेट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट है वो है राइसड्रोनेट, लेकिन इसके साथ एलेंड्रोनेट, एटीड्रोनेट ये भी यूज़ करते हैं। अदर कौन कौन सी ड्रग है? लूप डायरेटिक, थायज़ाइड डायरेटिक। आपको पता है कि थायज़ाइड डायरेटिक कैल्शियम के लॉस को कम कर देती है, लूप डायरेटिक्स इसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। इसके बाद पिलाकामाइसिन, मिथ्रामाइसिन और फ्लोराइड ये भी यूज़ कर सकते होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था जिसकी वजह से वीडियो को फास्ट करना पड़ा, तो इसके लिए माजरत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि हमने इसकी डिटेल वाली वीडियो, रिवीन वाली वीडियो बिग कैटसिंग से बनानी है, या कभी कभार हम मिनी से भी बना सकते हैं, कभी कभार ये शायद अभी बना ले, तो फिर आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल बनेगा तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।